देखेंगे दंड के सिद्धांत के विषय में। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। न्याय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंड देना है। जैसा कि मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि यदि राजा दंड न दे तो अधिक शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो शक्तिहीनों को निगल जाएंगे तथा किसी भी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। दंड के भय से ही शांति व्यवस्था कायम रहती है। दंड स्वयं में कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि यह प्रयोजन की प्राप्ति का साधन है। आपराधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य अपराध से मुक्त समाज की कल्पना है। इसके लिए दंड की कल्पना की गई है तथा उसे अपराध के विरुद्ध प्रयोग किया गया है, क्योंकि दंड का भय अपराधियों को अपराध से रोकने में सहायक होता है। आपराधिक न्याय के प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं भय, बदला, निरोध, पश्चाताप और सुधार। तो भय देखते हैं कि दंड द्वारा अपराधियों के मन में भय उत्पन्न किया जाता है, और दूसरा जो है कि अपराधियों के प्रति प्रतिशोध की भावना से बदला लेना होता है। दंड का उद्देश्य अपराधों का निरोध करना होता है और अपराधी को पश्चाताप कराना होता है। और दंड का एक और उद्देश्य है कि अपराधियों में सुधार लाना या अपराधियों को सुधारना। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ दंड के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। पहला सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, तीसरा है प्रायश्चित्यात्मक सिद्धांत, चौथा है सुधारात्मक सिद्धांत और पांचवा है निरोधात्मक सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत अपराधी को अपराध करने से रोकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अत्यंत ही कठोर दंड दिया जाता है ताकि केवल अपराधी के ही हृदय में अपराध के परिणाम स्वरूप मिलने वाले दंड के प्रति भय पैदा ना हो, परंतु भविष्य में इस प्रकार का अपराध करने की इच्छा रखने वाले लोग भी इस प्रकार के दंड से भयभीत हो जाएं और अपराध न करें। इस प्रकार का सिद्धांत एक ओर तो समाज को अपराधों से मुक्त करता है और दूसरी ओर समाज में भविष्य में होने वाले अपराधियों या अपराधों को करने वाले अपराधियों के हृदय में भय पैदा करता है, भय उत्पन्न करता है, जिससे अपराध को रोकने में सहायता होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यह भय के मनोविज्ञान पर आधारित है। यह समाज के संरक्षण पर विशेष बल देता है। जैसे कि सीजर बेकारिया ने कहा कि दंड का उद्देश्य न तो व्यक्ति को घोर यंत्रणा देना है या सताना है, बल्कि इसका उद्देश्य जो है, दंड का उद्देश्य ये नई क्षति को होने से रोकना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अब देखते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्यतः प्राथमिक समाज के सिद्धांत जो थे, जैसे आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ पर आधारित था। ये जो सिद्धांत है वो इस बात का भी समर्थन करता है कि जैसा तुम पाओगे वैसा तुम काटोगे। तो न्यायाधीश होम्स जो हैं इस बात से सहमत हैं कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है। पहली तो यह कि अपराध समुदाय में बदला लेने की भावना पैदा करता है और अपराधी को दंडित करके आपराधिक न्याय को इस प्रकार की भावना को शांत करता है। तो इस प्रकार अपराध का बदला जो है वो आहत व्यक्ति नहीं वरन समुदाय लेता है। दूसरा यह कि प्रत्येक दंड स्वयं में अपना उद्देश्य है। जैसे सामंत कहते हैं कि समाज को होने वाले लाभ से पृथक अपराधी को अपराध के अनुसार ही समान दंड मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण नैतिकतापूर्ण है। जैसे कि कांट कहते हैं कि केवल यही दृष्टिकोण दंड के लिए समुचित न्याय है और आपराधिक विधि के लिए रास्ता दिखाने वाला सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि दंड केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इससे किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है, वरन इसलिए दिया जाना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किया है। तो ये था प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। और तीसरा प्रायश्चित्यात्मक सिद्धांत देखते हैं।
प्रायश्चित्यात्मक सिद्धांत जो है से आशय ऐसे मतलब कि अभियुक्त को दंडित कर कारागार में रखना इसलिए आवश्यक है किसी भी अपराधी को कि उसे अपने किए गए कार्य का पश्चाताप हो। तो कारागार में अपराधी जब एकांत में होता है तो उसके मन में आत्मग्लानि उत्पन्न होती है तथा वह स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। उसे पश्चाताप होता है और वो प्रायश्चित करता है। तो प्रायश्चित्यात्मक सिद्धांत के अनुसार दंड भोगने के बाद जो है वो अपराध समाप्त हो जाता है। जैसा कि मनु ने भी कहा है कि राजा द्वारा जब दंड मिल जाता है और उसे भोग लिया जाता है तो जो दोषी मनुष्य है, अपराध के लिए दोषी मनुष्य जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये था प्रायश्चित्यात्मक सिद्धांत। अब चर्चा करते हैं सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में। सुधारात्मक सिद्धांत ये कहता है कि अपराध हितों के संघर्ष या आर्थिक परिस्थितियों के कारण नहीं होते हैं, वरन अपराधी के चरित्र में विद्यमान कुछ भौतिक और मानसिक बुराइयों के कारण होते हैं। अपराधी का जो चरित्र है वो भी इस प्रकार के अपराधों का कारण है। यह सिद्धांत सुरक्षात्मक सिद्धांत से पूरी तरह अलग है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी भावावेश में आकर अपराध करता है। इस कारण यह सिद्धांत अपराधी को एक रोगी मानता है और उसको दंड देने के स्थान पर उसका सुधार करना अधिक उपयोगी समझता है। तो सुधारात्मक सिद्धांत अपराधी को कारागार की कोठरियों में बंद करके यातनाएं देने से उचित ये समझता है कि अपराधियों को अपराधी प्रवृत्ति का उपचार करके उसे सदा के लिए सुधार देना भी अच्छा होगा। यह अपराधी के चरित्र में पूर्णतः परिवर्तन करना ही अच्छा समझता है। ये था सुधारात्मक सिद्धांत। और अंतिम में देखते हैं हम निरोधात्मक सिद्धांत। तो निरोधात्मक सिद्धांत जो है वो न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य अपराधों को रोकना है, निवारण करना है, उनका उपचार करना है। तो अपराधों को रोकना जो है वो निवारण करने से बेहतर हो सकता है। जैसा कि जस्टिस होम्स कहते हैं कि निवारण दंड का अकेला उद्देश्य नहीं है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से रोकना है। अब इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि मृत्यु दंड जो है, कैपिटल पनिशमेंट, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि निरोधात्मक दंड के रूप में जो हमने पढ़ा में मृत्यु दंड जो है वो सबसे कठोर दंड माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप समाज से अपराधी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह दंड व्यवस्था प्रायः सभी देशों में आदिकाल से चली आ रही थी। वर्तमान में सुधारात्मक सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि आपने समाज में देखा ही होगा कि जिसके चलते अपराधियों को सुधारा जाता है कि वो समाज में फिर से स्थापित हो सकें। अतः इस सिद्धांत के समर्थकों ने मृत्युदंड को न्यायोचित नहीं बताया और उसे समाप्त करने के लिए अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं। लेकिन समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को उचित ठहराया है और देखते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का मृत्युदंड पर क्या दृष्टिकोण रहा है। भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, जो आप सभी जानते हैं। तो सर्वप्रथम 1949 में मृत्युदंड को समाप्त करने का विधेयक आया था, जिसे तत्कालीन गृह मंत्री श्री पटेल ने समयोचित न मानते हुए अस्वीकार कर दिया। मतलब उनका मानना था कि ये जो विधेयक है मृत्युदंड को समाप्त करने का, ये अभी उसका समय नहीं आया है, इसीलिए इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया था गृह मंत्री ने। अब पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 के केस में ये निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड केवल अनिवार्य स्थिति में ही देना उचित होता है। और जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु दंड जो है वो लोकहित के विरुद्ध न होकर अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन नहीं करता। तो तात्पर्य यह है कि मृत्युदंड जो है वो लोकहित के विरुद्ध नहीं है और न ही ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। उसके बाद बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी इसी तरह का दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय ने अपनाया और कहा
कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता है और ये संवैधानिक है। परंतु इस मत से जो न्यायमूर्ति भगवती थे वो विपरीत मत रखते थे और उन्होंने अपना अल्पमत निर्णय दिया कि मृत्युदंड असंवैधानिक है तथा इसे समाप्त करना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जस्टिस भगवती का जो मत था वो अल्पमत में था। धन्यवाद।